हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, प्रवक्ता भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, बीएड सेकेंड ईयर द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर, जिसका नाम है अधगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के बारे में बताया था और इससे पहले निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में मैं अगला टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जैसा कि सामने है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष एवं उनमें सुधार करने के लिए सुझाव, है ना। अर्थात आज की परीक्षा प्रणाली में क्या तो दोष हैं और उन दोषों को किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, ताकि वर्तमान शिक्षा और वर्तमान परीक्षा प्रणाली दोनों ही एक छात्र के जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। एक छात्र उन परीक्षा प्रणाली से, उस सिलेबस से, पाठ्यक्रम से या उस पूरी शिक्षा प्रणाली से अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। तो दोस्तों, देखते हैं आज की परीक्षा प्रणाली में क्या दोष हैं और क्या उसके लिए सुझाव है। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं दोष, किसकी, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष। दोस्तों, सबसे पहला दोष हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली का क्या है कि आज की परीक्षाएं छात्रों के लिए उचित मूल्यांकन नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आज वर्ष में एक बार, मतलब सत्र के अंत में एक बार परीक्षा लेकर के छात्र का मूल्यांकन कर लिया जाता है। अब सोचिए आप कि उस दिन यदि कोई पेपर छात्र देने गया और उस दिन भगवान ना करे उसकी तबीयत खराब हो गई, जिस दिन उसका कोई पेपर है, तो जो अच्छा छात्र, वो भी जो अच्छी तैयारी से गया, वो छात्र भी अपनी तबीयत खराब होने के कारण अच्छा नहीं लिख पाया, अंक उसके कम आए, है ना। तो इसका मतलब क्या, कम अंक उसे एक दिन की परीक्षा देने से और उसके कम अंक आने से उसका मूल्यांकन हो गया क्या? या हमने पता लगा लिया क्या कि उसकी बौद्धिकता कितनी है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, या उसका संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है? नहीं लगता, है ना। तो ये एक बड़ा दोष है कि हम बालक का प्रमोशन या बालक को कक्षा उन्नति केवल किस आधार पर दे देते हैं? एक दिन की उस परीक्षा के आधार, है ना। यही कंपटीशन की स्थिति है कि एक 3 घंटे के कंपटीशन से उसका जीवन या तो बन जाता है या बिगड़ जाता है, मात्र 3 घंटे से। नहीं होना चाहिए। तो क्या करें? इसके लिए हम फिर सुझाव देखेंगे। हम तो पहला दोष क्या है कि वर्ष के अंत में जो एक परीक्षा से बालक को कक्षा उन्नति दे दी जाती है, उससे उसका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता, है ना। तो क्या है पहला दोष? सत्र के अंत में परीक्षा लेना, एक ही बड़ा दोष है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम देखते हैं क्या है इसमें कि आज शिक्षा के स्तर में गिरावट आ गई है। कैसे गिरावट आ गई? कि छात्र परीक्षा पास करने के लिए, क्या छात्र परीक्षा पास करने के लिए निम्न स्तरीय पाठ्य सामग्री का उपयोग करते हैं।
उपयोग करते। क्या मतलब हुआ इसका? 1 वीक सीरीज, पासबुक्स, है ना, या फिर 1 वीक सीरीज को भी टीचर के पास ले गए, सब्जेक्ट टीचर के पास, सर इसमें इम्पोर्टेंट लगा दो। मतलब पूरे वर्ष भर वो मेहनत नहीं करना चाहते। हर छात्र की एक थिंकिंग बन चुकी है कि अरे एग्जाम आ गई, शेड्यूल आ गया, अब बाजार चलो 1 वीक सीरीज खरीदो, है ना, साल भर कुछ नहीं करते। तो ये क्या है, एक बड़ा, अब और उसमें सक्सेस भी उसको मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि कॉलेज वगैरह में तो निश्चित क्वेश्चन है 150, उनमें से 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 में से 5 करने हैं। तो क्यों साल भर मेहनत करें, क्यों पूरे सिलेबस को पढ़ें, क्यों एक एक शब्द को अर्थ को समझें, बस 5 क्वेश्चन करने करके आ जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा दोष है ना। क्या दोष है वो? निम्न स्तरीय पाठ्य सामग्री का अध्ययन। अब क्या करें इसके लिए, है ना। फिर इसके अलावा एक और दोष इसी में है, प्रश्नों के चयन में अत्यधिक छूट। इसी में पाठ्य सामग्री का अध्ययन तथा प्रश्नों के चयन में अत्यधिक छूट। क्या मतलब हुआ इसका? मैंने अभी बताया था आपको कि 10 क्वेश्चन आने हैं, 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आने और उसमें से कोई 5 करने, प्रत्येक यूनिट में से एक सेलेक्ट करते हुए 5 क्वेश्चन करने। तो 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन की छूट दे दी? 5 क्वेश्चन की। छात्र तो करके आ जाएगा, क्योंकि उसको करना क्या है, 1 वीक सीरीज में 20 क्वेश्चन याद किए, उनमें से 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। ये एक बड़ा दोष है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों दे छूट? 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाने 10 ही दे, ताकि छात्र का पता तो लगे इसने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये एक बड़ा दोष है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये होता कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन में? निबंधात्मक परीक्षण प्रणाली में। और जब आज कॉलेज स्तर पर, मतलब कोई भी डिग्री स्तर पर आप देख लें, सभी जगह पर क्या चलता है? निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न चलते हैं। ये इनका दोष है, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा क्या है? परीक्षा प्रणाली। जैसा अभी मैंने बताया कि परीक्षा प्रणाली मुख्यतः कौन से स्तर से चल रही है, कौन से प्रकार से चल रही है? निबंधात्मक प्रकार से, है ना। कौन से प्रकार से चल रही है? निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली। अब इसमें क्या होता है? निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष आपको मैंने बता रखे पिछले वीडियो में, बहुत दोष है। कि एक तो सबसे पहली बात कि इसमें परीक्षा की आत्मनिष्ठता सम्मिलित हो जाती है, जिसको अपन कहते हैं सब्जेक्टिविटी। मतलब उसके खुद के विचार शामिल हो जाते हैं परिणाम मूल्यांकन में, तो एक दोष आ गया ना। फिर अगला इसी का दोष क्या है निबंधात्मक का? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और वैधता नहीं रहती, है ना। तो इसलिए अब होता क्या है इसमें, समझ गए ना इनको आप? एक बालक ने परीक्षा दी, निबंधात्मक क्वेश्चन का उत्तर दिया, है ना, और उस समय परीक्षक उसको जांच रहा है जब कॉपी को, तो उसके जो माइंड में आता वो नंबर दे देता है। यदि आंतरिक मूल्यांकन हो रहा है तो टीचर देखेगा कि मेरा घनिष्ठ कौन है, उसी को ज्यादा नंबर दे दूं, या मेरा विरोध कौन करता है, मुझे नमस्ते कौन नहीं करता, उसी को कम नंबर दे दूं। यदि बाह्य परीक्षक कॉपी जांच रहा है तो देखा कि अरे सुबह से 10-20 कॉपी तो जांच चुका हूँ यार, परेशान हो गया, चलो दे दो नंबर इसको, कंटेंट क्या पढ़ना है, बस देखा कॉपी को पलटा नंबर दे दिए, है ना। तो ये एक बड़ा दोष है। तो क्या आ गई इसमें? आत्मीयता आ गई, बाल शिक्षक की आत्मनिष्ठता सम्मिलित हो गई, शिक्षक के खुद के व्यक्तिगत पूर्वाग्रह सम्मिलित हो गए, तो ये एक दोष आ गया इसमें। अगला देखते हैं, अगला क्या है? परीक्षा का वातावरण संदेहास्पद रहता है। अगला पॉइंट, परीक्षा का वातावरण संदेहास्पद रहता है।
है ना। संदेहास्पद कैसे? नकल करने की संभावना रहती है ना। अन्य सामग्री को लाकर एग्जाम हॉल में लाने की संभावना, अन्य सामग्री मतलब टीपने का संसाधन, संभावना रहती है ना, नकल करने की। इसके अलावा और क्या है इसी में, है ना, विश्वसनीयता नहीं रहती, क्योंकि मैंने बता दिया आपको, वैधता नहीं रहती। तो ये सारे ऐसे पॉइंट हैं, नकल करना, विश्वसनीयता नहीं रहना, वैधता का नहीं होना, वस्तुनिष्ठता नहीं रहना, ये सारे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वर्तमान परीक्षा प्रणाली में, है ना। इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट, और एक और दोष देखते हैं कि आज छात्र का नैतिक बहुत बड़ा दोष है, छात्र का नैतिक पतन हो गया है, शिक्षकों का नैतिक पतन हो गया है ना। तो अगला क्या है? नैतिक पतन। किसका नैतिक पतन? मैं ये नहीं कहता केवल छात्र का, बल्कि शिक्षकों का। कैसे? वो देखें, हर छात्र ये चाहता है, हर छात्र ये सोचता है कि मैंने तो शिक्षा खरीदी है, मैं क्यों पढ़ूं? क्यों? क्यों? बड़ी बड़ी फीस, आप चाहे सरकारी स्तर पर देख लें या निजी स्तर पर देख लें, बहुत बड़ी बड़ी फीस। दूसरी बात, एडमिशन लिया कॉलेज में, कॉलेज वालों से बात की कि मैं नहीं आऊँगा, आप तो आपका जो भी है कुछ हो जाता है ना। तो फिर छात्र क्या समझता है कि मैंने तो शिक्षा को खरीदा है। फिर इससे भी बड़ी बात आप देखें, अरे कौन सरकारी कॉलेज में और ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेगा जहाँ पर नियमित क्लासेस चलती हैं? मैं तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करूँगा BS डिग्री या जो भी है, पैसे दूंगा, घर बैठे पेपर आ जाएगा, कॉपी आ जाएगी, देख कर लिख दूंगा और 80% बन जाएगी, 70% बन जाएगी। तो हर छात्र क्या समझता है कि मैं तो शिक्षा को खरीद लूंगा और मैंने तो शिक्षा खरीद ली है। और इसी तरह शिक्षकों का, हालांकि मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता है ना। शिक्षक भी यही चाहता है। हाँ, मैं सभी शिक्षकों के लिए नहीं कहता, है ना, लेकिन मान लो इस शिक्षा जगत में, शिक्षक समाज में 10% शिक्षक भी ऐसे हो गए शिक्षा को बेचने वाले, तो पूरा शिक्षक समाज बदनाम हो गया। ऐसी हर छात्र नहीं चाहता कि मैं शिक्षा को खरीदूं, लेकिन चाहते तो हैं, कुछ तो चाहते। तो ये है दोस्तों, आज हमारा शिक्षा जगत का नैतिक पतन हो रहा है, इसको रोकना पड़ेगा। कैसे रोक? अच्छा, हुआ क्या ये? वही परीक्षा प्रणाली की कमी, क्योंकि जानते हैं सब, अरे क्या है 10 क्वेश्चन तैयार करूंगा 1 वीक सीरीज में से 5 लिख कर आ जाऊंगा, हो जाएगा 60% 70%। अरे क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिग्री लूंगा, सब जगह मायने। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आजकल ये बेच रही है, शिक्षा को डिग्री बेच रही है, आप देखते हैं रोजाना। तो ये कुछ हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष है। और लास्ट में दोस्तों, जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया कि सबसे बड़ा दोष क्या है कि आज की परीक्षा प्रणाली छात्र के भविष्य का उचित निर्माण नहीं करती। जिस उद्देश्य से छात्र डिग्री लेना चाहता है, उस उद्देश्य की पूर्ति आज की परीक्षा प्रणाली नहीं करती, है ना। क्योंकि देखो, मानते छात्र का उद्देश्य है कि डिग्री लूं और सरकारी पद प्राप्त करूं, लेकिन शिक्षा का दोस्तों ये उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य होता है छात्र को सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक और फिर कह दे अपन व्यावसायिक, सभी दृष्टिकोण से प्रॉपर बनाना, उसे एक अच्छा, कुल मिलाकर के समाज का, राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य होता है। लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोष हैं। और अब हम बात करते हैं कि इन दोषों को कैसे दूर किया जाए, अर्थात
इसके लिए हम क्या सुझाव दें कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों को हम दूर कर सकें, है ना। तो अब देखते हैं सुझाव। ठीक है, तो दोषों से हम सुझाव निकाल सकते हैं। वैसे तो अब चाहें तो कि जो दोष है उनको दूर करें, सुझाव हो जाएंगे हमारे। जैसे पहला सुझाव मैं आपके सामने लाया हूं कि बाह्य परीक्षा केवल एक बार, मतलब क्या है, परीक्षाएं शैक्षिक सत्र के अंत में न कराकर या एक बार न कराकर बीच सत्र के बीच बीच में भी परीक्षाएं बालक की होनी चाहिए। कुछ सुधार हुए हैं, जैसे त्रिमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और उसके बाद में वार्षिक परीक्षा, है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा अच्छा है सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। बालक का सतत मूल्यांकन होना चाहिए, है ना। हाँ, दिया है RTE 2009 के तहत, NCF 2005 के तहत ये व्यवस्था की है। लेकिन दोस्तों एक वास्तविकता बता दूं कि प्रॉपरली ये व्यवस्था लागू नहीं हुई है, क्योंकि इसमें छात्र को और शिक्षक को दोनों को ही उच्च स्तरीय मेहनत करनी पड़ती है। CCE में वो नहीं लागू तो है, लेकिन जिस वे में, जिस ढंग से लागू होना चाहिए उस ढंग से वो लागू नहीं। तो पहला सुझाव क्या है कि परीक्षा कक्षा उन्नति के लिए, प्रोन्नति के लिए केवल वर्ष में एक बार नहीं बल्कि वर्ष में 3 बार 4 बार परीक्षा बालक की होनी चाहिए, है ना। तो पहला क्या है, सत्र के दौरान 3 या 4 परीक्षाओं द्वारा मूल्यांकन हो। ठीक है, दूसरा सुझाव देखते हैं कि बाह्य परीक्षा की संख्या कम करके आंतरिक मूल्यांकन को महत्व ज्यादा दिया जाए। हालांकि इसमें भी दोष आए, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं कि क्यों बाह्य परीक्षाओं का वजन क्यों कम किया जाए और आंतरिक मूल्यांकन को ज्यादा महत्व दिया जाए, ऐसा क्यों, क्या है ये दूसरा, बाह्य परीक्षा का बोझ कम करके आंतरिक मूल्यांकन को महत्व दिया जाए, है ना। आंतरिक मूल्यांकन को महत्व ज्यादा दिया जाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है कि जो शिक्षक जिस छात्र को शिक्षा दे रहा है वह शिक्षक उस छात्र के सभी बारे में जानता है ना, सब कुछ जानता है। तो वो जो शिक्षक, अच्छा, दोनों के आमने सामने का अटैचमेंट है, वो जानता है कि मेरा ये छात्र कितने पानी में है। कितने पानी का मतलब कितना, कौन सा इसका IQ लेवल है, कैसा इसका व्यवहार है, कितनी ये मेहनत करता है, कितना ये मन से दिल से शिक्षा ग्रहण करता है ना। तो उससे क्या होगा कि वो एक दिन का जो प्रभाव है ना वो नहीं पड़ेगा। कौन सा एक दिन का प्रभाव, कि जिस दिन उसका पेपर है उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, वो प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा मूल्यांकन पर। क्योंकि जब शिक्षक
जो जिसने छात्र को पढ़ाया वही उसकी कॉपी जांच करेगा या वही उसका मूल्यांकन करेगा, तो वो एक दिन को नज़रअंदाज कर देगा कि कोई बात नहीं, इस छात्र को मैंने साल भर से देखा है, ये तो बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत ही एक क्या बोलते सामाजिक स्टूडेंट्स है, इसकी आज तबीयत खराब है इसलिए ये नहीं लिख पाया अच्छा, तो कोई क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने साल भर देखा है। फिर दूसरी बात, त्रिमासिक में अच्छे मार्क्स हैं, हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स हैं, तो वार्षिक के एक दिन के पेपर में कम मार्क्स आए तो तीनों जुड़ेंगे, त्रिमासिक, अर्धवार्षिक, मास जो भी है वार्षिक, तो उस दिन एक दिन के पेपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आंतरिक मूल्यांकन को, हालांकि इसके भी दोष है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन में फिर पूर्वाग्रह शामिल हो जाएंगे। क्या कि शिक्षक देखेगा कॉपी जांचते समय कि ये मेरा ज्यादा घनिष्ठ है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे पड़ोसी का बेटा है, नंबर ज्यादा, इसको मैं नहीं जानता हूं लेकिन ये तो इसका व्यवहार सही नहीं है, नंबर कम, फर्क तो पड़ेगा। किंतु क्या बोला मैंने कि ज्यादा महत्व देना चाहिए, पूरा महत्व नहीं, ज्यादा महत्व आंतरिक मूल्यांकन। इसका मतलब हुआ कि बाह्य परीक्षा भी होनी चाहिए लेकिन वेटेज आंतरिक मूल्यांकन को ज्यादा होना चाहिए। जैसे आज देखें बोर्ड एग्जाम को ले लें, 80-20 का रेशो चल रहा है, 80% बाह्य परीक्षा, 20% आंतरिक। जब ये कर दें 50-50 का, बाह्य परीक्षा 50%, आंतरिक परीक्षा 50%, तो उससे क्या होगा, दोनों स्तर पर बालक का इवैल्यूएशन हो जाएगा, है ना। ये एक सुझाव हमारी तरफ से है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, निबंधात्मक परीक्षाओं को मैं तो ये कहता हूं समाप्त किया जाए। तो उसकी जगह क्या लाए फिर सुझाव के लिए, सुझाव के रूप में लघुतरात्मक परीक्षा प्रणाली से एग्जाम एवेल्युएशन करें, और सबसे अच्छा वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली से छात्रों का मूल्यांकन करें। सबसे बढ़िया परीक्षा प्रणाली है वस्तुनिष्ठ। इसके साथ साथ प्रायोगिक परीक्षा प्रणाली से छात्रों का मूल्यांकन करें। जैसे साइंस वगैरह में होते हैं ना, प्रैक्टिकल होते हैं प्रायोगिक परीक्षा, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली, प्रायोगिक परीक्षा प्रणाली और लघुतरात्मक परीक्षा प्रणाली से छात्रों का मूल्यांकन हो, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली से नहीं। क्यों? देखो, हाँ मैंने आपको पढ़ाया है कि निबंधात्मक प्रणाली से छात्रों की चिंतन शक्ति, छात्रों की तर्क शक्ति, छात्रों की लेखन क्षमता आदि का मूल्यांकन हो जाता है। तो इन बातों का पता तो हम लघुतरात्मक से लगा लेंगे। निबंधात्मक पर क्यों डिपेंड करें छात्रों को, क्यों उसके लिए केवल 5 क्वेश्चन लिखने की छूट दें, या क्यों 10 में से 5 चॉइस करने की छूट दें। लघुतरात्मक परीक्षा लें, उसके कुछ क्वेश्चन लघुतरात्मक, कुछ वस्तुनिष्ठ और बाकी का फिर प्रैक्टिकल, तो सब तरह से उसका मूल्यांकन हो जाएगा। तो ये एक सुझाव है कि लघुतरात्मक परीक्षा प्रणाली को समाप्त किया। क्या है? निबंधात्मक परीक्षा को समाप्त करके लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ एवं प्रायोगिक परीक्षा से छात्र का मूल्यांकन ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने बता दिया कि लिखित परीक्षाओं के साथ साथ प्रायोगिक परीक्षा भी होनी चाहिए। हर विषय की प्रायोगिक परीक्षा। हम अभी तक क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे साइंस के सब्जेक्ट हैं, है ना, होम साइंस के सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं, या फिर आर्ट एंड फाइन के सब्जेक्ट हैं, इनकी प्रायोगिक परीक्षा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये किसने कहा कि इनकी ही प्रायोगिक परीक्षा ली जाए? दुनिया का कोई विषय ऐसा नहीं है जिसकी प्रायोगिक परीक्षा नहीं ली जा सके।
इतिहास की भी प्रयोगशाला होती है, सोशियोलॉजी की भी प्रयोगशाला होती है, भाषा की भी प्रयोगशाला होती है। देखते नहीं है लिंग्वा लैब, लैंग्वेज लैब क्या है? भाषा प्रयोगशाला। तो हर विषय की प्रयोगशाला है, तो हर विषय का मूल्यांकन प्रायोगिक स्तर से क्यों ना हो? तो दोस्तों, वस्तुनिष्ठ, प्रायोगिक और उसकी चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति की जांच के लिए हम क्या करें? उसका लघुतरात्मक प्रश्नावली, लघुतरात्मक परीक्षा से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक और देखते हैं। परीक्षा में प्रश्न इस तरह से बनाए जाएं कि वे प्रश्न या वो परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर सके, है ना? तो अगला क्या है दोस्तों? परीक्षा संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाली हो। समझ गए क्या इसको? ये निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा दोष था और वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा गुण था। क्या? व्यापक पाठ्यक्रम, व्यापक स्तर पर, मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम। निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली क्या संपूर्ण पाठ्यक्रम को प्रतिनिधित्व करती है? क्या नहीं करती। वही है ना कि 10 क्वेश्चन 5 सेलेक्ट की बालक नहीं लिखती। अब वो क्यों वो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ेगा? वो तो 10 क्वेश्चन ही पढ़ के जाएगा। हर यूनिट में से उसने 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन तैयार कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 तैयार कर लिए, और उन 4 में से निश्चित है 1-1 तो आ ही जाता है। करने कितने उसको? 5 यूनिट में से। तो कहाँ ज्ञान प्राप्त किया उसने संपूर्ण पाठ्यक्रम का? कहाँ पर उसका मूल्यांकन हुआ संपूर्ण पाठ्यक्रम के स्तर पर? नहीं हुआ, है ना? तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा लघुतरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा प्रणाली में दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस पाठ्यक्रम उसमें आ सके। यह संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन हम छात्र के माध्यम से कर सके, है ना? तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और अगला देखें, अच्छा पॉइंट है कि परीक्षा की विश्वसनीयता और वैधता को बढ़ाने के लिए हमें कंप्यूटर का सहारा लेना चाहिए। और दोस्तों आजकल चल भी रहा है, जब आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करोगे दोस्तों, तब आपको 2 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, CAI और CAA, है ना? कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड क्या है? हाँ, ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर असिस्टेड, एक और है आई का, देख लेंगे वो, चलो, है ना? तो CAI और CAL ये 2 टॉपिक आते हैं। मतलब कंप्यूटर आधारित शिक्षा होनी चाहिए, कंप्यूटर आधारित लर्निंग मतलब अधगम होना चाहिए, ताकि उससे बालक का इंटरेस्ट भी पैदा होगा और दूसरा विश्वसनीयता बढ़ेगी मूल्यांकन में और वैधता भी बढ़ेगी मूल्यांकन। क्योंकि कंप्यूटर में पूर्वाग्रह नहीं होते, कंप्यूटर अपने स्वयं के मानव की तरह विचार नहीं रखता, इसलिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा परिणाम को महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक और देखते हैं। हाँ, ये जो एक पॉइंट आया था ना परीक्षा प्रणाली में दोष में, क्या आया था? परीक्षा संदेहास्पद रहती है, अर्थात नकल करना, पेपर आउट हो जाना, है ना? जांच करने वाला बिक जाना, है ना? राजनीति का हस्तक्षेप, ये सारी चीजें हमारी शिक्षा जगत से और परीक्षा प्रणाली से दूर होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था की जाए कि नकल करने पर रोक लगे। हालांकि आज का वर्तमान प्रशासन इस सारी कोशिशें कर रहा है, इसीलिए आप देखें मोबाइल नहीं ले जाएंगे, है ना? किसी प्रकार की, यहाँ तक कि राइटिंग पैड भी साथ में नहीं ले जाएंगे एग्जाम हॉल में,
मोबाइल नहीं ले जाएंगे, कैलकुलेटर नहीं ले जाएंगे, है ना, ड्राइंग बॉक्स नहीं ले जाएंगे, सारी चीज़ों पर रोक लगा रहे हैं, है ना, फिर भी हो ही जाती है। तो और हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली इसके लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे ताकि नकल पर, अब इससे क्या होगा, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको दुख नहीं होगा, वो आगे रहेंगे और आगे रहने चाहिए। राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब समझ गए होंगे आप, ये पर्चे आउट होते हैं, कैसे होते हैं, उन्हीं की मेहरबानी से होते हैं, पेपर में, है ना, सीट बिक जाना सब उनकी मेहरबानी से। तो ये सब कुछ दोस्तों बंद होना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों एक सुझाव और मैं दे रहा हूं कि मूल्यांकन प्रणाली में अंक की बजाय ग्रेड सिस्टम आना चाहिए, जो दोस्तों आ चुका है ना। क्या बताया मैंने लास्ट में, मूल्यांकन में अंक प्रणाली के स्थान पर ग्रेड सिस्टम, ग्रेड प्रणाली सभी स्तरों पर लागू हो। ग्रेड प्रणाली जानते हो ना, O A B C D E F, है ना, चल रहा है वैसे ही, लेकिन मैं कह रहा हूं और विस्तृत रूप से ये प्रणाली स्थापित होनी चाहिए। क्यों अच्छी प्रणाली है, क्यों अच्छी है, ये नेक्स्ट आपको जो टॉपिक आएगा उसमें और मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा इसी को, ग्रेड सिस्टम को, क्या है ग्रेड सिस्टम, क्यों अच्छी है। बाकी संक्षिप्त में मैं आपको यहाँ बता दूं इसमें कि ग्रेड सिस्टम में अंक नहीं मिलेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, अंक प्रणाली में क्या होता है कि बालक 1-2 नंबर से भी अपने ग्रेड को नीचे कर जाता है, करना पड़ता है। कैसे, देखो 59 नंबर आए, सेकंड ग्रेड बनी, द्वितीय श्रेणी। 60 आ गए, फर्स्ट ग्रेड हो गए। यही है ना भाई, 1 नंबर से बालक का ग्रेड बदल गए, उसकी जीवन भर की जो कमाई है, वो डिग्री है, वो मार्कशीट है, उसमें सेकंड ग्रेड आ गया लिखने में 1 नंबर की वजह से। और 1 नंबर जो ज्यादा लाया है उसकी ग्रेड अपर हो गई, फर्स्ट ग्रेड लिख दी। तो बालक को मानसिक हानि होती है, तनाव होता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं बालक। और यही सोच करके इस अंक प्रणाली को हमारे सेंट्रल ने खत्म किया है, ग्रेड सिस्टम लाए। शुरू से और लास्ट तक एजुकेशन जहां तक बालक ले रहा है वहां तक ये ग्रेड सिस्टम लागू होना चाहिए, है ना। अब ग्रेड सिस्टम में देखो कभी कहीं आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, तो 7 से 9 ग्रेड होते हैं, 7 से 9, लेकिन जो अच्छा माना जाता है वो 7 ग्रेड का परिणाम माना जाता है। 7 ग्रेड का याद रखना, कितने ग्रेड का पर, जैसे मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्ट टाइप बहुविकल्पात्मक क्वेश्चन 4 से 6, 3 से 6 विकल्प हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छा विकल्प है, अच्छे क्वेश्चन माना जाता है वो 4 विकल्प का माना जाता है। इसलिए आप देख ले हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन के कितने विकल्प आते हैं, 4। ऐसे ही ग्रेड सिस्टम में हम 7 से 9 ग्रेड तक दे सकते हैं, लेकिन जो अच्छा एक व्यवस्थित माना जाता है ग्रेड, वो माना जाता है 7। अब वो 7 ग्रेड कौन कौन सी हैं, देखते हैं उन 7 ग्रेडों को। O A B C D E और F, 7 ग्रेड है ना। ये 7 ग्रेड अच्छी माने जाते हैं और आज देख लें आप, ये 7 ग्रेड ही आते हैं, है ना। और इनको हिंदी में जब लिखते हैं तो हिंदी में क्या लिखते हैं, विशिष्ट, या इस तरह लिख दें इनको तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे। O मतलब विशिष्ट,
ए अति उत्तम, अति उत्तम, बी उत्तम, ठीक है, सी सामान्य मतलब औसत, है ना, डी संतोषजनक, संतोषजनक, ई को कहते हैं अपन दोस्तों, एक नया शब्द है इसके लिए, निकृष्ट, क्या बोलते, निकृष्ट, और डी अति निकृष्ट, अति निकृष्ट, है ना। ये 7 ग्रेड बालक को दी जाती है और ये उचित माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आपको कंपटीशन में निश्चित रूप से काम आएंगी, क्योंकि क्वेश्चन पूछते भी हैं। अच्छा, जब मैं ये ग्रेड सिस्टम आपको समझाऊंगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ओ ग्रेड कितने अंक वालों को दी जाती है, जैसे 90 से 100, 80 से 90, 60 से 70, 70 से 80, इस तरह से, है ना। तो वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये तो निश्चित है भाई, जब कॉपी जांचते हैं तो पहले तो उनको अंक देने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन अंकों का परिणाम में महत्व नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा वो भी मैं बता दूं कि जैसे किसी का अंक आए 59 और किसी का आए 60, तो अंक प्रणाली में तो 59 वाले को तो क्या दिया अपन ने, सेकंड ग्रेड। कौन सी ग्रेड बनी है, सेकंड ग्रेड बनी है, थर्ड ग्रेड बनी है, फर्स्ट ग्रेड आता है ना, फर्स्ट प्रथम श्रेणी से पास हुआ हूं, द्वितीय श्रेणी, तो 60 59 वाला तो वो द्वितीय श्रेणी से पास, और 60 अंक वाला कितने हो गया, फर्स्ट ग्रेड, मतलब प्रथम श्रेणी से पास हो गया। एक अंक की वजह से ग्रेड बदल गई। अब ग्रेड प्रणाली में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखें। वो इसलिए नहीं होगा कि मान लो किसी का है 59 और किसी का है 60, अब ग्रेड आएगी तो 50 से 60 वालों को एक ही ग्रेड दी जाएगी। 50 से 60 में कितने अंक हैं उनको एक ही ग्रेड मिलेगी। तो छात्र समान हो गए सब, इस अंक वाले 50 से 60 ग्रुप वाले। ये होता है ग्रेड सिस्टम, और मैं विस्तृत ढंग से इस पर चर्चा करेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू, और वीडियो को ज़रूर देखा करें। कॉलेज के चैनल को आप खोलें, है ना, भगवती टीटी कॉलेज के नाम से आपको चैनल मिल जाता है, और वैसे लिंक आपको पहुंच ही रही होगी निश्चित रूप से व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, सो थैंक यू।